हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने KVS TGT PGT हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू करवा रखी है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, काफ़ी वीडियो हमने पहले भी डाली है। वितान भाग 1, वितान भाग 2 की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और कुछ पार्ट हमने व्याकरण का भी डाला हुआ है। ठीक है बेटा, कुछ पार्ट हमने व्याकरण का भी डाला, वो भी आप जाकर वीडियो की इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है आरओ भाग 1 यानी 11वीं क्लास का जीवन परिचय, वो हम शुरू करने वाले हैं। और हमने जिसको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस में भी कंफ्यूज है कि हरियाणा स्क्रीनिंग में कौन सा सिलेबस है और KVS का कौन सा सिलेबस है। तो इस सिलेबस में बेटा इस पाठ्यक्रम में क्या समानता है, क्या असमानता है, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, जिसको सस्पेंस है। और अब आगे की बात हम कर लेते हैं। देखिए, अभी हम इसमें आरओ भाग 1 की शुरुआत करेंगे, जीवन परिचय करेंगे एक साथ, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी रही पाठ की बात, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर टाइम बचता तो हम वो भी करेंगे, लेकिन वो आप खुद पढ़ ले तो ठीक रहेगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और इसका जीवन परिचय कर लेंगे, ठीक है। और व्याकरण वाला भी और जनसंचार अभिव्यक्ति की भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चले अब शुरुआत करते हैं। देखिए, साहित्य, यहाँ देखिए कोटेशन क्या लिखी, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी देखिए, साहित्य में वो जादू है जो हर एक में, चाहे निर्जीव हो सजीव हो, सब में जान ला देता है। चाहे वो ईंट पत्थर हो, चाहे पशु हो, और चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। देखिए, आपने के देखिए बहुत सारी कविता बेलों पर लिखी गई हैं, नदियों पर लिखी गई हैं, किसी पर भी कविता बन सकती है। पहाड़ों पर, समुद्रों पर, पर्वतों पर, किसी पर भी कविता बन सकती है। तो हर एक इसमें जीवन जिंदगी ला देती है। देखिए, प्रेमचंद से आप सभी अछूते नहीं रहे हैं। यानी प्रेमचंद को ऐसा नहीं है किसी ने छुआ तक नहीं हो, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को, सबको नॉलेज है। और ऐसा ही हिंदी का कोई ऐसा पेपर ना बना हो जिसमें प्रेमचंद के बारे में ना पूछा जाए। प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल को आप अवश्य याद कर लें, और ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है और इनका साहित्य में बड़ा योगदान है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो, चाहे कहानी, उपन्यास, नाटक, कुछ भी हो। तो यहाँ हम प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे, जिसे कहानी सम्राट कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र का जन्म, इसका मूल नाम था धनपत राय, ठीक है। देखिए बेटा, NCERT में ये छोटे बच्चों की दृष्टि से बनाई गई है, 11वीं की है, लेकिन हम सिर्फ इसमें की चर्चा नहीं करेंगे। हमें उस सिलेबस में साफ साफ लिखा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक का, यानी स्नातकोत्तर यानी MA लेवल तक के स्तर तक का आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे इससे एक्स्ट्रा नॉलेज, यानी जो लिखा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ हम बाकी पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था। ये उर्दू में क्या लिखते थे, नवाब राय लिखते थे। यानी उर्दू में कविता नवाब राय के नाम से लिखते थे, मूल नाम धनपत राय था, और बाद में ये हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। और इनका जन्म हुआ था 1880 लम्हे नामक गांव में, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य के थे ये। तो देखिए बेटा, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए, मैं हर एक चीज़ आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देती है वो सब ना ही तो इतना लिखा जाता है, और ये मैंने PDF लिए। वैसे भी अगर मैं लिख कर पढ़ाती तो हर एक चीज़ लिखी नहीं जाती है। हमारे साथ समय की भी अपनी सीमा होती है, तो हमें सीमा में बंद कर कार्य करना होता है। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो कुछ बातें ऐसे हैं जो मौखिक रूप से मैं बताती हूँ। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुने। जितना आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तन्मयता से सुनेंगे, तो बहुत सारी बातें ऐसी
हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुने, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर देखते देखते रहें। आप ध्यान से सुनोगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलकर बताती हूँ। और जल्दी ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि केवीएस में, हरियाणा स्क्रीन में कहाँ से पेपर, जो हमारा अनुमान, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं इस दावा नहीं कर रही हूँ, अनुमान हमारा कहाँ से रहेगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। जल्दी मैं इस विषय पर भी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए इनकी रचना है प्रमुख, 1880 में इनका जन्म हो गया था। और फिर इनकी सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि। तो बेटा देखिए सेवा सदन इनका आया था 1918 में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि जो हमारे 18 साल की जो उम्र होती है वह हमारी सेवा करने के लायक हो जाती है, यानी हम एक भारत के या किसी भी देश के नागरिक बन जाते हैं, जिसमें हमें नागरिकता मिल जाती है 18 साल की उम्र में। फिर आता है वरदान, तो हम 21 साल के हो जाते हैं। तो यानी 21 साल तक पूर्णतः तो हमारे घर वाले सोचते हैं, अब इनको यानी माँ बाप होते हैं वो वरदान दे देते हैं कि 18 में तो उन्होंने सेवा करने की शुरुआत कर दी, यानी नागरिकता मिल गई। फिर वरदान यानी 21 साल की उम्र आपकी शादी की हो जाती है, अब गृह गृहस्थी बनाने, क्योंकि संविधान में भी दिया गया है कि जो है 21 साल में लड़के की शादी में, मतलब 21 साल तक लड़की की शादी अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे कोई मजबूरी भी नहीं है। अच्छा अब आते हैं, इसके बाद सेवा सदन हो गया हमारा, वरदान हो गया, अब है हमारा रंगभूमि। रंगभूमि बेटा 1925 में आया था। फिर निर्मला है, गबन है, काकल्प है। गबन है 1931 में आया था हमारा, ठीक है। और हमारा जो कर्म भूमि था 1932 में। और फिर है गोदान। गोदान देखें इनका जो है, गोदान इनका अंतिम उपन्यास था, यानी गोदान था ये अंतिम उपन्यास था। ये सारे भाई उपन्यास हैं, ये याद रखने में। कभी आपसे ये विधा पूछ ले ये क्या है, तो ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे क्या है, उपन्यास हैं। कौन सी कहानी है, कौन सी उपन्यास है, ये भी आपको याद करना है। फिर देखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी कहानियाँ उसमें इकट्ठी हो। कहानी का मतलब एक कहानी, और कहानी संग्रह का मतलब बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी, यानी 2 से ज़्यादा कहानियाँ इकट्ठी हो। इसमें सोजे वतन, मानसरोवर, जो मानसरोवर में है, इनकी कहानियाँ संकलित की गई थी, जो 8 खंडों में विभाजित था, यानी बांटा हुआ था। और गुप्त धन, ये कहानी संग्रह। सोजे वतन को इन्होंने, ऐसा आता कि कौन ही कहानी वो है, सोजे वतन को जिसे जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन है जिन्होंने, अंग्रेजों ने जिनको जब्त कर लिया था, सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि सोजे वतन में उन्होंने देशभक्ति के बारे में काफ़ी लिखा था, और जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ भी इन्होंने लिखा था, इसलिए सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। फिर है मानसरोवर, 8 खंड में है। ये आ जाता है कि मानसरोवर कितने भागों में है, तो आप कहेंगे 8 भागों में है। फिर है गुप्त धन, ये कहानी संग्रह है। फिर आता है हमारा करबला, और फिर आता है संग्राम। फिर है प्रेम की देवी, ये क्या है, नाटक है भाई। करबला है, संग्राम है, प्रेम की देवी है, ये नाटक है। कुछ विचार और विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है, तो निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए अगर हम देखा जाए, इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। कहीं पर आपको 300 मिल जाएंगी, कहीं 350 मिलेंगी, तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना। लेकिन इतना तो तय है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, यानी 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। 300 से कम नहीं पाएगा, या तो 300 ऑप्शन में पाएगा, 350, तो मतलब ये 300 प्लस आप याद कर लेना, 300। फिर इनकी जो अंतिम कहानी पूछ ली जाती है, इनकी अंतिम कहानी है कफन है, जो 1936 में, जो इनकी मृत्यु के पास इन्होंने लिखी थी, कफन 1936 में। फिर देखिए बेटा आ जाती इनकी वैसे इनकी कहानी है सोत 1915 में, जो हिंदी प्रेमचंद्र की पहली कहानी थी। प्रेमचंद की सोत कहानी 3 की पहली कहानी थी, जो 1915 में आई थी। लेकिन कई बार क्या होता है, सोत ऑप्शन में नहीं दिया जाता है,
तो इनकी पंच परमेश्वर कहानी दे दी जाती है, जो भी प्रथम कहानी मानी जाती है। अगर सोत है तो आप सोत लगाओगे, लेकिन पंच परमेश्वर है जो 1916 में, सोत आई थी 1915 में और ये आई थी पंच परमेश्वर 1916 में। तो इनकी पंच परमेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, मतलब इन्होंने लिखी थी। अब इनकी अभी देखिए, एक बार देख लेते हैं। हिंदी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर के रूप में माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर में बचपन अभाव में बीता, ये इनका बचपन गरीबी में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी होने न होने के कारण मतलब काफ़ी इन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना। बीए तक की पढ़ाई इन्होंने जैसे तैसे पूरी की। फिर अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उन्होंने नौकरी करनी पड़ी। यानी वो चाहते थे कि अंग्रेजी में एमए करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब जो पैसों का काफ़ी अभाव था, इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते थे और लेखन कार्य भी अपना करते थे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे और इस तरह से उन्होंने यथार्थ और आदर्श दोनों पर लिखा। देखिए बात इनकी है ना, इनकी 2 शादियाँ हुई थी प्रेमचंद की। तो पहली शादी क्या हुई, इनकी अनमेल विवाह पर इन्होंने काफ़ी लिखा है। तो इनकी जो निर्मला है उसमें अनमेल विवाह की जैसी और दहेज प्रथा, अनमेल विवाह जैसी समस्याओं को उन्होंने उठाया है। तो इन्होंने खुद अनमेल विवाह को भोगा था। भी इनकी बचपन में शादी कर दी गई थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। और फिर इनकी दूसरी शादी हुई थी जो शिवरानी के साथ हुई। वो काफ़ी पढ़ी लिखी औरत थी। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट तक का पूछ लिया जाता है। वैसे आपकी मर्जी, आप इतना पढ़ो तो इतना पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है और मेरी राय ये रही कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक वो कभी तो करना ही है। जो एनसीईआरटी में दिए गए ना, कम से कम वो कभी तो डीप से गहराई से पढ़ो उनको तो, क्योंकि वहाँ एमए लेवल तक का पूछ लिया जाएगा। तो शिवरानी ने इन्होंने लिखी है, इनका जो है इनकी जीवनी लिखी है शिवरानी ने, जो इनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी थी, और उनका प्रेमचंद घर में, जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में, ठीक है। और ये इनकी दूसरी पत्नी थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने, दोनों ने, इनकी पत्नी ने भाग लिया था। यानी वो भी आज़ादी के लिए लड़ रही थी इनके साथ। फिर देखो बेटा, इनकी जीवनी, 2 जीवनी इनकी और इनकी कुल 3 जीवनी लिखी गई है। दूसरी जीवनी है इनकी कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही इनके बेटे का नाम है अमृत राय, उसने लिखी थी कलम का सिपाही, अमृत राय ने। फिर उसके बाद है बेटा कलम का मजदूर। अंतर जान लीजिए, कलम का मजदूर। तो कलम का मजदूर मदन गोपाल, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कलम का मजदूर में से मदन गोपाल, ठीक है। या फिर ऐसे याद नहीं रहता, वैसे तो यही उचित रहेगा, या फिर कॉमन सेंस भी याद कर सकते हैं। भी सिपाही होगा, कलम का सिपाही, तो अपना बेटा ही अपने बाप को सिपाही बोलता है, योद्धा बोलता है, और जो मजदूर है, बाकी जो संसार है वो मजदूर बोलता है। तो मदन गोपाल कोई अन्य कवि थे, अन्य लेखक थे। और जो अमृत राय थे, इनके बेटे का नाम अमृत राय था, उन्होंने सिपाही नाम से लिखा है इनकी जीवनी। और जो मजदूर है वो मदन गोपाल ने लिखी, कलम का मजदूर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के में कहानी, उपन्यास विधा का उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। और काल विभाजन में प्रेमचंद को ही केंद्र मानकर जो उपन्यास की जो कहानी, उपन्यास का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद को ही केंद्र मानकर कर लिया गया है। देखो आपने पढ़ा है बेटा, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद के जन्म से, मतलब लिखने से पहले का युग। और फिर है प्रेमचंद युग, जो प्रेमचंद के जो साथ के जो लेखक थे वो भी, और प्रेमचंद भी। और चंदोत्तर युग, नहीं प्रेमचंद के बाद का युग। तो ये 3 भागों में उपन्यास को बांटा गया है। प्रेमचंद के निर्वाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रस्तुत है प्रेमचंद पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले
धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। देखिए, कहने का अभिप्राय है कि प्रेमचंद ने कल्पना पर नहीं लिखा, उन्होंने यथार्थ और आदर्श पर लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो आदर्शवादी लेखक थे, यथार्थवादी लेखक थे, कल्पनावादी थे, तो ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो आप लिखोगे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी का मतलब होता है कि जैसे कहानियाँ, जो उपन्यास, नाटक, विधा, निबंध जो भी इन्होंने लिखे वो यथार्थ यानी सत्य पर तो आधारित होता था, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में लिखते थे, लेकिन बेटा उनके में आदर्श भी होता था। यानी जो कहानी का अंत होता था, किसी भी नाटक का अंत होता था, तो वो बुराई से शुरू होकर या मतलब कि बीच में संघर्ष होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, लास्ट में जो है विजय दिखाई गई थी कि आदर्श की ओर, आदर्श की विजय दिखाई गई थी यथार्थ में। तो इस तरह से भी इन्होंने लिखा है। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी ये लेखक थे। ये इतना जरूर याद करें कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर उन्हें किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़े रहे। उनकी हिंदुस्तानी का मतलब होता है, जैसे एक हिंदी होता है एक हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी भाषा होती है जिसमें हिंदी प्लस में उर्दू, हिंदी और प्लस में हम उर्दू मिला देते हैं तो हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है। और हिंदी केवल हिंदी होती है, लेकिन हिंदी और प्लस में उर्दू को हम मिला दें तो हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग गुरुमान्यत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार में लगातार विकास पंच परमेश्वर इन्हें बताया था मैंने 1916 में लिखी गई थी, कहानी थी इनकी। सेवा सदन बेटा 1918 में लिखा गया उपन्यास है। सेवा सदन, ध्यान रखिए, पंच परमेश्वर कहानी है और सेवा सदन क्या है, इनका उपन्यास है। के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन को आधार बनाकर यथार्थ कल्पना के अग्रदूत के सामने आए। तो देखिए, पहले तो क्या यानी शुरुआत तो क्या की थी, कल्पना से की थी और संयोग रोमानियत से की थी, लेकिन धीरे धीरे अंतिम लास्ट में जाकर ये यथार्थ पर लिखने लगे थे। और यथार्थवाद के भीतर भी यानी यथार्थ के साथ साथ ये लिखा हुआ है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से और आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी पहले तो लिखी उन्होंने कल्पना पर, फिर यथार्थ आगे और लास्ट में अंतिम बार ये आदर्शोन्मुखी और यथार्थवाद के रूप में प्रकट हुए लेखक के रूप में। फिर देखिए बेटा, सेवा सदन, प्रेमा समाधि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा कहानी ऐसी उनके बाद देखिए जो नमक का दरोगा है इसमें दिया गया है। इसमें क्या है, नमक का दरोगा, पहले तो ये देखिए नमक का दरोगा 1914 में लिखी, यानी नमक को दरोगा 1914 में लिखा, कहीं बेटा 1913 भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1914 है, इसके जो है इनका लेखन 1914 में क्या था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेकिन किसी किसी बुक में बेटा नमक का दरोगा 1913 भी मिलेगा, लेकिन आप क्या है 1914 निशान लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ये समय दिया गया है। तो देखिए नमक का दरोगा में किस प्रकार से एक जो है नमक का दरोगा, यानी दरोगा मतलब जो है ये जिसको आप इंस्पेक्टर बोलते हो, यानी कुछ भी लगा लो आप, इस मान ले सिपाही, इसमें जो इसके पद पे था यानी पुलिस के जो उम्र में कार्यरत था, तो उसमें क्या है कि जो नमक का जो व्यापारी है लोपदिन उसे खरीदना चाहता है, लेकिन वो आदर्शवादी है और यथार्थवादी, वो है ना किसी भी कीमत पर जो है अपने आदर्श से समझौता नहीं करता है। और लास्ट में देखे उसका हृदय परिवर्तन होता है नमक का जो है, जो नमक के व्यापारी का, और उसे उसकी तारीफ भी करता है और उसे नौकरी भी देता है। तो इस प्रकार से आदर्श जो है एक मतलब कि एक कपटी इंसान है, एक रिश्वतखोर है, लास्ट में और जो है बदल कर एक किस तरह आदर्शवादी अपने गुणों को अपना लेता है। नहीं असत्य की सत्य पर जीत, इस तरह की कहानियाँ मिलेगी। या फिर कपटी जो दुर्त होगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। किसी तरह से लगा लो, लास्ट में जो अंतिम जो निर्णय निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। गोदान उपन्यास देखिए, गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। पुस की रात, कफन आदि कहानियाँ सुंदर उदाहरण है। तो जो है देखिए गोदान है, पुस की रात है, कफन है, ये यथार्थ पर लिखी हुई कहानियाँ हैं। पुस की रात, कफन में एक कितनी कठोर यथार्थवाद दिखाया गया है, जो है काफ़ी जो है संघर्ष
कहने का अभिप्राय ये है कि काफ़ी उसमें बुराई है समाज में, किस तरह से भाई अपने सब कुछ भूल कर वो। तो यहाँ पर हमारे जो है प्रेमचंद पूरा होता है। देखिए बेटा काफ़ी ऐसा है जो और भी छूट जाता है, प्रेमचंद बहुत लंबा चौड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। और एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर प्रेमचंद कभी भी बहुत लंबा चौड़ा है, कभी भी कंप्लीट नामुमकिन जैसी बात मेरे को लग रही है। लेकिन बेटा एक बार 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना, इतना ही काफ़ी रहेगा। और चाहते हो तो और भी आप बहुत सी जानकारी प्रेमचंद के बारे में ले सकते हो, और वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुन लेना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ एक बार हम सरसरी निगाहों से इसे फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय लिखते थे। मृत्यु कब हुई थी? 1936 में हुई थी। फिर क्या है, इन्होंने 300 के आसपास कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, 300 से मतलब ज़्यादा ही, कम मत करना, कहीं 350 मिलेंगी, कहीं 300 मिलेंगी। ठीक है, तो ये प्रेमाश्रम, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्म भूमि है, गोदान, ये उनके उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार, कुछ निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ये बेटा उन्होंने फिर ये पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद क्या यथार्थवादी थे, काल्पनिक थे, ये इस तरह से। और ये लेकिन ये आएगा, इसका आंसर ये रहेगा, ये आदर्शमुखी यथार्थवादी। देखो यहाँ पर लिखा गया है आदर्शमुखी यथार्थवादी, ये जो है लेखक थी। ठीक है, उन्होंने आदर्श पर भी लिखा है, और जो इनकी कहानियों का अंत है, उपन्यास यानी जो भी लिखी इनकी रचनाओं का अंत आदर्श की विजय दिखाई गई, यानी आदर्शों की विजय दिखाई गई है। ठीक है, और इनके बारे में काफ़ी जीवनी भी है, इनकी 3 है, जो है कलम का मजदूर है मदन गोपाल की, कलम का सिपाही है अमृत राय की, प्रेमचंद घर में है तो शिवरानी जो इनकी पत्नी ने लिखी थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ हम प्रेमचंद के बारे में, फिर हमारा दूसरा आता है कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती के बारे में हम पढ़ेंगे। और कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 को इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती है। अब पहले शब्दों के आलोक में हमें पढ़ क्या लाइन लिखी ये पढ़ लेना। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ठीक है, कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को गुजरात में पश्चिमी पंजाब, यानी गुजरात और पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान में इनकी जगह क्या है? वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में। लेकिन उस समय जब इनका जन्म हुआ 1925 के समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय इनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन अब ये जगह पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है? उपन्यास है। जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में, क्या है? कहानी संग्रह है। और हम असमत, शब्दों के आलोक, सब चित्र या संस्मरण है। देखिए बेटा ये ध्यान दीजिए, देखिए संस्मरण होता है यानी हमारे जो अतीत में जो यादें होती हैं, मान लीजिए हम कहीं गए और हमने उनकी कहीं गए, यानी हमारे जो पीछे की जो यादें होती हैं उन यादों के बारे में हम लिखते हैं ना, तो उसे संस्मरण बोलते हैं। और शब्द चित्र के मतलब होता है जैसे कोई चित्र की तरह, यानी कोई तस्वीर की तरह कोई हम लिखते हैं तो वो तस्वीर की तरह हमारे आंखों के सामने छा जाता है, यानी चित्र सा बन जाता है इसके बारे में बिना देखे ही, तो उसे सब चित्र कहते हैं। और संस्मरण होता है बेटा जैसे हमारी कुछ पीछे की जो यादें हैं उनके बारे में लिखना, तो उन्होंने लिखा है सब चित्र और संस्मरण में हम हसमत शब्दों के आलोक में। ठीक है, तो देखिए बेटा इनका जो फिर हम एक बार देख लेते हैं 1925 18 फरवरी 1925 को गुजरात में इनका जन्म हुआ और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है।
और इनके उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये 4 क्या उनके उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरज के अंधेरे में, ये क्या है कहानी संग्रह है। हम असमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण है। तो देखिए बेटा आप देख लेते हैं इन्हें पुरस्कार और इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1925 में तो क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले क्या गुजरात में था। और मृत्यु हुई 25 जनवरी 2019 को। मृत्यु कब हुई बेटा, 25 जनवरी 2019 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म 1925 को हुआ था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनके पुरस्कार है साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी मेहतर सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान मिला इनको, फिर अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला, फिर साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। पर आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान वे मानते हैं कम से कम लिखना, विशिष्ट लिखना, यही कारण है कि उन्होंने सीमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता में एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। देखिए उनका ये, उन्होंने लिखा बहुत कम है, लेकिन जितना भी लिखा है अच्छा लिखा है, विशिष्ट लिखा है। और उनका ये मानना है कि जितना भी लिखो साफ सुथरा लिखो और अच्छा लिखो, ठीक है। अनेक उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरणों, हिंदी के साहित्यिक उपन्यास में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों। देखिए भाई इन्होंने कई ऐसे यादगार जो है कहानियाँ और ये लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और ऐसे चरित्र दिए, यानी जैसे कहानियों के जो बोलते हैं ना पात्र ऐसे हैं जिनको हम बहुत याद करते हैं। यानी अच्छी खासी इन्होंने करैक्टर लिखा है, उनका चरित्र अच्छा वर्णन किया है, जैसे मित्रों है, सहानी है, असमत है आदि, ठीक है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी उपन्यास रचनाएं लिखी उनमें से कृष्णा सोबती पहली कतार में है। देखिए बेटा जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन में जो लिखे थे ना, जितने भी लेखकों ने लिखे हैं, भारत और पाकिस्तान के समय कैसी परिस्थितियां हो गई थी, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, लोग एक दूसरे को किस तरह, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे थे और रहना दुबर, खाना पीना सब दुबर हो गया था और कितनी जो है विपरीत परिस्थितियाँ थी, बड़ा संघर्ष उस समय चला हुआ था। तो इनके बारे में कृष्णा सोबती ने लिखा है। और ये मैं ये कहूँगी कि मैं क्या, कोई भी पढ़ने वाला ये कहेगा कि उनका नाम पहली कतार में है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, यशपाल ने जो झूठा सच है, ये कई बार पूछा गया है कि यशपाल का जो झूठा सच है वो किस कहानी यानी किस परिस्थिति के बारे में है, किस दशा के बारे में है, तो ये भारत पाक विभाजन के बारे में है। आगे देखिए बेटा, राई मासूम रज्जा ने उन्होंने भी भारत पाकिस्तान विभाजन पे लिखा है, तो उनका है राई मासूम रज्जा का आधा गांव, और यशपाल का है झूठा सच, भीष्म साहनी का है तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो ये सारे देखिए भाई, इनको जरूर याद रखें। जैसे कृष्ण यशपाल का झूठा सच हो गया, राई मासूम रज्जा का आधा गांव हो गया, तमस भीष्म साहनी का तमस हो गया, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो ये चारों क्या है, भारत पाक विभाजन पर लिखी गई रचनाएं हैं, तो इन्हें आप अवश्य याद कर लें। तो अब चलते हैं संस्मरण के क्षेत्र में। हम असमत शीर्षक से उनकी कृति विशेष स्थान है। अब उनकी कृति है, उनकी रचना है हम असमत, और इनका भी विशिष्ट स्थान था। और हम असमत किसने लिखी थी, कृष्णा सोबती ने, जिसमें उन्होंने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में असमत नामक चरित्र का सर्जन एक अद्भुत प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। असमत नामक चरित्र है, यानी असमत नामक नायक है हम असमत में, उनका काफ़ी जो है गुणगान, यानी अच्छा जो है करैक्टर उन्होंने प्रस्तुत किया। कृष्णा जी के भाषिक प्रविधता है, हिंदी की कथा में एक विलक्षण ताजगी दी गई, संस्कृतनिष्ठ
उर्दू, बागपन, पंजाबी की जिंदा दिल, ये सब उनकी रचना में मौजूद है। यानी भाई उन्हें संस्कृत ने शब्दों का प्रयोग किया है, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया है। मियां नसरुद्दीन, जो मियां नसरुद्दीन है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में क्या है, माहिर थे। और उन्होंने जो अपने पूर्वजों से किस प्रकार से 56 प्रकार की रोटियां बनाना सीखा और उन्हें अपने व्यवसाय के रूप में यानी आजीविका के रूप में जिन्हें अपनाया। तो जो ये हमअस्मत नामक संग्रह से लिया गया है मियां नसरुद्दीन, यानी हमअस्मत का एक भाग है मियां नसरुद्दीन। ठीक है बेटा। फिर खानदानी नानबाई, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव सब चित्र का खींचा गया। मियां नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, अपने खानदानी महारत बताते हैं। ऐसे इंसानों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे का कला का दर्जा और करके सिखाने का हुनर मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मियां नसरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटी बनाने में क्या है, माहिर थे। और जो है ना अपने जो पूर्वजों की जो कला है और उन कला को निखार कर और उसके हुनर को निखार कर किस तरह से खानदानी की जो महारत हासिल है, यानी जो अपने खानदान की जो परंपरा है, पूर्वजों की परंपरा है, किस प्रकार से उसे आजीविका में अपनाकर उसे व्यवसाय में अपनाकर आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कृष्णा सोबती और प्रेमचंद 2 लेखक परिचय संपूर्ण होते हैं बेटा। ठीक है। तो ये देखिए कृष्णा सोबती के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था बेटा 18 फरवरी और 1925 गुजरात में, वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में है। और इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की है, समय सरगम, ये चारों क्या है, उपन्यास है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम क्या है, उपन्यास है। डार से बिछड़ी मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में क्या है बेटा, कहानी संग्रह है। हम हसमत शब्दों के आलोक में क्या है, आलोक में क्या है बेटा, संस्मरण है। ठीक है। और इनकी सम्मान देख लीजिए, साहित्य अकादमी सम्मान है, साहित्य अकादमी सलाहकार सम्मान है, साहित्य अकादमी महत्तर सदस्य, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें से सम्मानित किया गया था। 1925 में इनका जन्म हुआ था और 25 जनवरी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इन्होंने मियां नसरुद्दीन के ये भारत पाक विभाजन के बारे में लिखा। जिंदगी नामा में क्या, किसका वर्णन है, भारत पाक विभाजन का। और झूठा सच है, यशपाल का झूठा सच है, वो भी भारत पाक विभाजन पर है। राई मासूम रज्जा का आधा गांव है। भीष्म सानी का तमस है, ये भी वही भारत पाक विभाजन के बारे में है। फिर हम अस्मत जो है, ये जो शीर्षक का संग्रह है, ये मियां नसरुद्दीन जो है अस्मत से लिया गया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है मियां नसरुद्दीन किससे लिया गया है, तो हम अस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। और इसके जो इसकी लेखक या लेखिका है, ये है कृष्णा सोबती। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारा ये 2 लेखक परिचय कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके डाउट का क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तरह से हम जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर आरओ और भाग 1 आरओ भाग 2 दोनों ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 जीवन परिचय होते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना और आपको डाउट है तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। और जल्दी ही मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि किस टॉपिक से कितना पूछे जाने की संभावना है। ये भाई मेरा आइडिया रहेगा, मैं दावा नहीं कर सकती भाई नहीं इतना का ही जरूर आएगा, यही पूछा जाए, सिर्फ मैं अपना अनुमान बता रही हूँ। और बेटा मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।